हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टॉप्स क्लासेस में। आज से हम कक्षा 10 की गणित की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा पहला अध्याय वास्तविक संख्या है। अक्सर हम सीधे प्रश्नावली के सवाल लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे आगे चलकर बहुत ही छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन होने लगता है। इसलिए आज की इस पहली वीडियो में कोई सवाल हल नहीं करेंगे, बल्कि जीरो से समझेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर है, परमेय अपरमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अगर आज आपने इन संख्याओं को अच्छे से समझ लिया तो पूरी किताब के सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास शुरू करते हैं और इन संख्याओं को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अब देखिए, समझते हैं। सबसे पहले अपने लोग संख्याओं का परिवार देखेंगे, यानी कि पूरी संख्याएं देखेंगे, बहुत ही बेसिक से समझेंगे। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अंक क्या होता है। अंक यानी कि गणित की कहां से शुरुआत हुई। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होते हैं, अक्षर होते हैं 26 अक्षर, उन जो पूरी इंग्लिश बनी हुई होती है सारे शब्द। वैसे ही हमारे गणित में मात्र कितने अंक होते हैं? 10 अंक। अंक कितने होते हैं? 10। यानी कौन कौन से अंक होते हैं वो लिख लेते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 9 ये है और एक 0, 10 हो गए। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके बाद संख्या बनती है। संख्या की डेफिनेशन क्या हो जाए? यानी इन अंकों का प्रयोग करके दो या दो से अधिक अंकों की एक संख्या बनती है। अंक को डिजिट कहते हैं और संख्या को कहेंगे अपने लोग नंबर। तो कौन कौन से, जैसे मान लीजिए 50 हो गई, तो ये दो अंकों का यूज करके एक संख्या बन गई। ये मान लीजिए 40 हो गई, 100 हो गई, 1000 हो गई। तो ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं बनाई जा सकती। अब हम लोग सबसे मेन जो संख्या है, यानी कि क्लास 10th में संख्याओं के बारे में समझना है। तो अब संख्याओं के एक एक करके सारे परिवार को समझ लेते। पहला जिसमें आता है, पहला प्रकार आता है यानी प्राकृतिक संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपने इन संख्याओं को अच्छे से समझ लिया तो पूरी किताब के सवाल आपके लिए सच में बहुत ही आसान हो जाएंगे। बस आपको एक बार पूरी चीजों को समझ लेना और ये चैप्टर तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम लोग प्यार से कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। अब देखिए, इसकी परिभाषा हो जाएगी, किसी चीज को गिनने के लिए प्रयोग होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे देखिए, नाम से स्पष्ट है, प्राकृतिक संख्या यानी प्रकृति से प्राप्त। जैसे हम लोग साइंस में दो प्रकार की वस्तुएं पढ़ते हैं, पहली कृत्रिम और दूसरी मानव निर्मित। यानी पहली प्राकृतिक और दूसरी कृत्रिम यानी मानव निर्मित वस्तुएं। तो प्राकृतिक वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो, जैसे पानी है, क्या हवा हो गया, ये हमें प्रकृति से अपने आप आती है। और दूसरी मानव निर्मित, जो मनुष्य ने बनाई है, जैसे मेज है, कुर्सी है, जितने भी घर के मटेरियल यानी कि आप आसपास चीजें अपनी देखते हो जो मनुष्य ने बनाई है, वो मानव निर्मित हो जाती है। सेम वैसे ही जो संख्याएं में अपने आप मिले, जैसे अगर हम कहें किसी चीज को गिनने के लिए, अगर हम कहें क्लास में बच्चों को गिनो, और हम कई बार बच्चों को गिनवाते हैं, तो वो सारे कैसे गिनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी अपने आप निकले। किसी भी व्यक्ति से पूछो जो गणित जानता हो या ना जानता हो, उससे किसी से पूछो कि बच्चे कोई ये नहीं गिनेगा 1, 1/2, 1/3, आधा, ये तो छोटा है, ये तो बड़ा, ऐसे कोई नहीं गिनेगा। सिर्फ कैसे गिने? अपने आप निकलेगी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी इसकी परिभाषा हो जाएगी। इसको अच्छे से समझना है। किसी चीज को गिनने के लिए, किसी चीज को गिनने के लिए प्रयोग होने वाली संख्याओं को, प्रयोग होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल का n से प्रदर्शित करते हैं। अतः
1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यानी कि 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 भी, ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं आएंगी। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और जान लेते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगली हेडिंग डालिए प्राकृतिक, देखिए अगली हेडिंग अपने लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्राकृतिक संख्याओं, देखिए यही कई टीचर्स होते हैं इन्हीं संख्याओं को एकदम शॉर्ट में लिखा देते हैं, फिर सबसे ज्यादा आगे दिक्कत इन्हीं में आती है। तो इनको अगर आपने डिटेल में समझ लिया तो पूरी गणित यानी कि पूरी आप आगे भी पढ़ोगे बीएससी में, एमएससी में, यानी कि 12th के बाद भी 12th तक बड़ा ही फायदा हो जाता है इन संख्याओं को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे। यानी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो पहला इसके पास देखिए, पहला महत्वपूर्ण पॉइंट आपका क्या हो जाएगा। अब आपसे कोई सबसे छोटा नंबर पूछेगा तो अब इसमें सबसे छोटा नंबर पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, एक क्वेश्चन आता भी है कभी कभी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी, 1, यानी कि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, जब आपने सबसे छोटी पूछी है, यानी कि कोई सबसे छोटी पूछेगा तो सबसे बड़ी भी पूछ सकता है, यानी सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो इसका दूसरा पॉइंट और लिख लो, सबसे बड़ी। अब देखिए सबसे बड़ी, जब हम क्लास में बच्चों से संख्या पूछते तो वो बताते हैं इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी कोई संख्या नहीं है। यहाँ पर अगर इन्फिनिटी लिखोगे तो वो गलत हो जाएगी, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि अगली संख्या उससे भी बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। आप हमें 1 बताओगे, आप हमें अनंत बताओगे, हम अनंत प्लस 1 बता देंगे। अगर हमें इन्फिनिटी बताओगे, हम इन्फिनिटी प्लस 1 बता देंगे, यानी एक और जोड़ दे तो उससे तो बड़ा मिल गया। आप हमें कुछ भी बताओगे, हम उसमें 1 ऐड कर दे। आप हमें 1,00,001 बताओगे, हम आपको 1,02,000 बता देंगे। आप हमें 1,00,000 बताओ, हम आपको 1,02,000 बता, 1 करोड़ बताओगे, हम आपको 1,01,00,000 बता देंगे। तो यानी कि कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, नहीं होती है, क्योंकि अगली संख्या उससे भी बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, अगली संख्या उससे भी बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं को अच्छे से अपने लोगों ने समझ लिया, इसको कर लीजिए। अब अपने लोग अगली संख्या देखते हैं, अगला, ठीक है, इसको समझिए। अगर आपने कहीं कोचिंग पढ़ी है और कहीं भी आपने पढ़ा है, अगर ये आपको थोड़ा सा ज्ञान अच्छा मिल रहा है, सही मिल रहा है, तो हमें बताइएगा, हम और अच्छे से बताते हैं। और अगर किसी टीचर ने मात्र यही लिखा दिया सिर्फ ऐसे करके, वो आगे जाकर के आपको याद तो थोड़ा रहेगा, फिर आगे जाकर के कंफ्यूजन होती है। तो चलिए पहले इसको कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं आगे करता हूं। अब देखिए अपने लोग समझते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्या अच्छे से समझ लिया, अब समझेंगे अपने लोग पूर्ण संख्याएं। होल नंबर, होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। अब देखिए जब हमारा क्या शून्य आ गया, यानी जीरो आ गया, जब जीरो आ गया
तो शून्य तथा सभी प्राकृतिक संख्याएं मिलाकर क्या बनाती है? पूर्ण संख्या। शून्य तथा सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, यानी जीरो और आ गया। और अगर आपसे कोई पूछे जीरो प्राकृतिक संख्या है, तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? जो संख्या हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, गिनने के लिए हमें जीरो का कभी यूज नहीं करते, किसी भी ऐसे नहीं गिनेंगे। कोई अगर हमें बच्चा गिनने हैं अगर क्लास में, तो ऐसे नहीं गिनेंगे 0 1 2, सिर्फ किससे गिनेंगे? 1 2। और सिंपल जैसे समझ लीजिए कि अगर समझने के लिए कि जो संख्या हमें प्रकृति से प्राप्त है, प्रकृति से कौन सी प्राप्त है, और जीरो जब कोई किसी जो संख्या में प्रकृति जो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, और जो प्रकृति से नहीं प्राप्त है, यानी जीरो प्रकृति से नहीं प्राप्त है। जीरो किसने बनाया? मनुष्य ने, आर्यभट्ट ने खोजा, ऐसा बताया जाता है। अब देखो यानी क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा? शून्य तथा सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। अतः W बराबर आपका हो जाएगा कितना? 0 1 2 3 4 5, ऐसे करके, यानी याद रहेगा पूर्ण संख्या। अगली इसको कर लीजिएगा, फिर अगली डेफिनेशन में लोग देखते हैं पूर्णांक। पहले इसको कर लीजिएगा। अब देखिए अगली डेफिनेशन देखते हैं, यानी पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृतिक समझ लिया, पूर्णांक पूर्णांक को हम लोग कहते हैं इंटीजर। इंटीजर तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऋणात्मक तथा सभी पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऋणात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं तथा सभी पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती है। ऋणात्मक यानी निगेटिव और आ गई, ऋणात्मक तथा सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ऋणात्मक तथा सभी पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती हैं। इसे I या Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, Z से क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि जर्मन संख्या में एक शब्द होता है ज़ेहलिन, जिसका अर्थ होता है गिनना। ठीक है, यानी पूर्णांक। जैसे अपने लोग इंडिया में यहाँ पर कहते हैं इंटीजर, पूर्णांक को क्या कहते हैं? इंटीजर। वैसे वहां पर कहते हैं ज़ेहलिन, वहां से ये शब्द लिया गया Z। ठीक है, एक क्वेश्चन आता भी है, 1 नंबर का क्वेश्चन। इसे I या Z से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अतः I बराबर कौन कौन से हो जाएंगे? एंड सो ऑन, माइनस का 3, देखिए माइनस का 4 भी होगा, 5 भी होगा, इसमें और सारे नंबर हो, -3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 इन डैश। अब देखिए इसमें आता है धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। अब अगली हेडिंग बढ़ेगी धन पूर्णांक। बोले तो पॉजिटिव इंटीजर। देखिए हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन अगर आपने पूरी संख्याओं को, पूरी अच्छी से थ्योरी को अच्छे से समझ लिया, तो मैं गारंटी देता इस चैप्टर में आपसे ज्यादा होशियार कोई होगा ही नहीं। मतलब सबसे अच्छे से आप ही को समझ में आएगा बढ़िया से। धन पूर्णांक क्या कहलाती है? सभी, यानी ये वाली संख्या हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? धन पूर्णांक। इधर वाली कौन सी हो जाएगी? ऋण पूर्णांक।
यानी क्या हो जाए, इसकी डेफिनेशन क्या हो, और ये वाली संख्या हम लोग पढ़ के आए कौन सी है, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं, धनपूर्णांक, यानी प्राकृतिक संख्या ये सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं धनपूर्णांक कहलाती हैं, धनपूर्णांक कहलाती हैं। जैसे i प्लस या z प्लस से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सो। अगली आएगी ऋण पूर्णांक। निगेटिव इंटीजर, ऋण पूर्णांक क्या हो जाएगा, सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती है, ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं, ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। इसे i माइनस या z माइनस से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अतः -1, -2, -3, -4 सो। अब एक देखिए, अब आपके मन में एक कंफ्यूजन चल रहा होगा कि सर जीरो कौन सा होगा, जीरो धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक। तो एक बढ़िया सा नोट पॉइंट लिख लिए, जीरो ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। एक नोट पॉइंट और आपका तैयार हो जाता, यानी शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, और ना ही ऋण पूर्णांक है। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग अगली संख्या समझेंगे। पहले इसको अच्छे से कर लीजिएगा, बढ़िया मस्त तरीके से। अब देखिए, हम लोग समझते हैं परमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी परमेय संख्या डेफिनेशन। अब देखिए, अगर परमेय संख्या की डेफिनेशन आपको पहले से पता, ज्यादातर बच्चे हमें एक ही डेफिनेशन बताते हैं परमेय संख्या की, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। इसके अलावा देखिए, बहुत ही बेसिक से आपको डेफिनेशन सिखाएंगे, यानी परमेय संख्या रैशनल नंबर, परमेय संख्या यानी वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के और P/Q और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, Q 0 क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये हमने 9th क्लास की जो पहली संख्याओं का अनोखा परिवार
क्लास कराइए, संख्याओं का अनोखा परिवार, एक वीडियो कराइए पहली 9th क्लास की। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो हमने उसमें डिटेल में बताया कि जीरो क्यों नहीं होता है, नॉट इक्वल टू जीरो क्यों नहीं होता है। तो 9th क्लास की अगर टाइम मिले तो 9th क्लास की पहली वीडियो देख लीजिएगा। संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं जहां पी और क्यू पूर्णांक हो, जहां पी और क्यू पूर्णांक हो। देखिए इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अतः P अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और P और Q कैसे होने चाहिए, पूर्णांक। देखिए अगर आपकी किसी संख्या में 3 कंडीशनें फॉलो कर रही हैं तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, परमेय। पहली कंडीशन है कि वो P अपॉन क्यू के रूप में लिखी होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि वो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन है पी और क्यू कैसा होना चाहिए, इंटीजर यानी पूर्णांक होना चाहिए। इंटीजर हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, जानते हैं, ठीक है। अब परिमेय संख्या की डेफिनेशन हो गई, ऐसे ही अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन देख लेते हैं। इसको कर लीजिए बढ़िया से। अरे इसका एग्जाम्पल और लिख लीजिए थोड़ा, जैसे जैसे करके और लिख लीजिए, जैसे कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, जैसे 5,7/3, 4/2, 4/2 ना लिखे 4/3 लिखो, क्योंकि 4/2 तो कट भी जाएगी, और 8, देखो 8/1 कर लेंगे, और आप लिख दो 2/5 8। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग करेंगे अपर में चलेंगे। पहले इसको कर लीजिएगा। अब देखिए समझते हैं हम लोग अपरमेय संख्या की डेफिनेशन, यानी परमेय की समझ ली, अब समझोगे अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या रैशनल नंबर, रैशनल नंबर यानी वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो के रूप में नहीं लिख सकते, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, उसे क्या कहेंगे हम, अपरमेय संख्या। या ऐसे भी कर सकते हो बिल्कुल डेफिनेशन, जो संख्याएं परमेय ना हो वो कौन सी कहलाएंगी, अपरमेय संख्याएं। यानी वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन क्यू कॉमा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो, जहां P कॉमा P और Q पूर्णांक हो। तो उसे अपरमेय संख्या कहते हैं, तो उसे अपरमेय संख्याएं कहते हैं। इसे क्यू डैश से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्यू डैश से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित। देखिए अगर आप, बाकी हमने बहुत ही रैशनलाइज करके थ्योरी लिखाई है, अगर आप इस थ्योरी को पढ़े, इससे ना ही तो कम होगी ना ही ज्यादा। अगर आप कम करेंगे तो कुछ ना कुछ आप छोड़ेंगे, और ज्यादा लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी रैशनल। इसके अलावा आपको फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी करनी भी नहीं है, ठीक है, इतना ही कर लीजिएगा बढ़िया से। इसे हम क्यू डैश से प्रदर्शित करते हैं। और आप जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चन करेंगे, तो आप देखेंगे कि हाँ यही यूज हो रहा है बस। क्यू डैश इक्वल टू लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा,
x सच दैट कर लो x बिलोंग्स टू, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू परमेय संख्या। x मेरा क्या होना चाहिए, परमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, तो वो कौन सी हो जाएगी, अपरमेय संख्या। और परमेय को किससे प्रतिनिधित्व करते हैं, q से। जैसे करके लिख लो, जैसे √2, √5, √7, पाई आदि। अब देखिए अपरमेय संख्या की जब हम डेफिनेशन क्लास में बच्चों से पूछते हैं तो बताते हैं जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो लेकिन ये जो पाई होता है इसे p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जबकि हर संख्या को अपने लोग p अपॉन क्यू के रूप में ले, √2/1 p अपॉन क्यू के, और q नॉट इक्वल टू 0 भी है, यानी कि मेरा q इक्वल टू कितना है, 1 नॉट इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही, तो ये कैसे अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो इसमें एक कंडीशन फॉलो नहीं करती है, कौन सी, तीसरी कंडीशन कि p और q पूर्णांक हो, तो अंडर रूट जो 2 है वो पूर्णांक नहीं है, इसलिए कैसे हो जाएगी, एक अपरमेय संख्या हो जाती है। ऐसे पाई भी एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए एक क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग अगली एक्सरसाइज करते हैं। अब देखिए हम लोग अगली डेफिनेशन देखते हैं, यानी वास्तविक संख्या, जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है वास्तविक संख्या। आप देखिए हम लोग समझे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर, यानी कौन कौन संख्या हो जाएगी, यानी वे संख्याएं जो या तो परमेय हो अथवा अपरमेय क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसकी डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। वे संख्याएं, वे संख्याएं जो या तो परमेय हो, जो या तो परमेय हो अथवा अपरमेय, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसे R मतलब रियल नंबर, प्रदर्शित करते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए अथवा करके आप बीच में डेफिनेशन एक और लिख सकते हैं, यानी कौन सी दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या, देखिए ये डेफिनेशन समझना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम आपको एक दो डेफिनेशन और लिखा देते हैं इसी की, तो बीच में अथवा करके इसी की डेफिनेशन और लिख लीजिए। यानी क्या क्या हो जाएगा, देखिए वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें, वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे करके लिख लो 1, 1.2, 5, 3/7, पाई, ये सारी कैसे नंबर हैं, √2, √5, 8, ये सारे कैसे नंबर हैं, रियल नंबर। और अगर इसको एक और डेफिनेशन में समझना है, यानी कि 10 तक आज तक आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वो सारी कैसी हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं।
अब एक 11th क्लास में काल्पनिक संख्याएं आप पढ़ोगे, वो बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको कर लीजिए। हाँ, या फिर एक और डेफिनेशन अगर करना चाहो, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं। इसको कर लीजिए, फिर अपने लोग आगे करते हैं। अब देखिए, हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? देखिए, एक ऐसी एक प्राकृतिक संख्या जिसके केवल एक और स्वयं संख्या, जिसके केवल दो भिन्न गुणनखंड, जिसके केवल दो भिन्न गुणनखंड, एक और केवल स्वयं संख्या हो, इसके अलावा कोई ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। देखिए, एक प्राकृतिक संख्या जिसके दो भिन्न गुणनखंड, जिसके दो भिन्न गुणनखंड, केवल, वो भी कौन कौन जो है? केवल एक, यानी कि एक और स्वयं संख्या हो, और स्वयं संख्या हो, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे करके लिख लो, जैसे दो। देखो, दो को अगर फैक्टर करेंगे, दो के गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा? एक आएगा और दो आएगा। 3, 5, 7। अब देखो, 9 नहीं लिख सकते। 9 को कैसे लिखे? 3 × 3, तो ये प्राइम नहीं है, तो 9 नहीं होगा। अगला कौन सा होगा? 1, 3, 11 8। अब अगली देख लेते हैं, कौन सी हो जाएगी? अभाज्य संख्या, सॉरी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या है कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसकी डेफिनेशन, एक प्राकृतिक संख्या है जिसके दो भिन्न, जिसके यानी कि दो या दो से अतिरिक्त गुणनखंड हो, ऐसी हो जाए। एक प्राकृतिक संख्या जिसके एक एवं स्वयं के अतिरिक्त एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी दो या दो से ज्यादा हो। एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या जिसके दो भिन्न गुणनखंड, ऐसे करके लिखो, एक प्राकृतिक संख्या जिसके एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त या अलावा, एक और स्वयं के अलावा या अतिरिक्त कोई और गुणनखंड, अतिरिक्त कोई और गुणनखंड हो, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे करके लिख लो,
जैसे कितना हो जाएगा 4, 6, 8, 10, 9 भी हो जाएगा, 9 3 से भाज्य 9, 10 आदि। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग अगला समझते हैं। इसको कर लीजिए बढ़िया से, अच्छे से, मस्त तरीके से। अब देखिए, देखते हैं अपने लोग अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, द फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक। अंक गणित की आधारभूत, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, द फंडामेंटल अर्थमेटिक। देखिए, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से संबंधित है। अंक गणित की आधारभूत, अंक गणित की, इसको लिखते हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से संबंधित है, से संबंधित है। अब कथन देखेंगे अपने लोग, कहती क्या है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। यानी क्या हो जाएगा, प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्याओं गुणनफल के रूप में अद्वितीय मतलब यूनिक, मतलब अनोखा, एक ही प्रकार से लिखा है, अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है, अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। एक क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी कराऊंगा, जब आपके प्रीवियस ईयर सेट भी कराऊंगा और इसके बाद एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन करूंगा और प्रीवियस ईयर सेट कराऊंगा, तब आपके क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। एक महत्वपूर्ण प्रमेय और है, एक महत्वपूर्ण प्रमेय, एक महत्वपूर्ण प्रमेय क्या है, यदि एक धनात्मक पूर्णांक है तथा p एक भाज्य संख्या, यदि लिखेंगे, यदि a एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि a एक
धनात्मक पूर्णांक है और P एक अभाज्य संख्या इस प्रकार है, P एक अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि P जो है वो a स्क्वायर को विभाजित, P a स्क्वायर को विभाजित करता है। तब P जो है वो a को भी विभाजित करेगा, तब P a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, P a को भी विभाजित करेगा। अब देखिए इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग आगे करते हैं। देखिए ये प्रमेय जो है, जब अपने लोग अपरिमेय यानी कि 2 अंडर रूट 2a का परमेय संख्या जब सिद्ध करेंगे तो वहां पर इस प्रमेय का यूज होता है वहां पर, यानी कि P एक ऐसे, P एक धनात्मक पूर्णांक और P एक भाज्य संख्या इस प्रकार P a स्क्वायर को विभाजित करता था, P a को भी विभाजित करेगा। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग आगे करते हैं। अब देखिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग देख लेते हैं, ये कहां पे हो। ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग इसको प्यार से दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के निम्नलिखित अनुप्रयोग हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के निम्नलिखित अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के निम्नलिखित अनुप्रयोग है। पहला, अंक गणित यानी कि क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। यानी इस प्रमेय की सहायता से अपने लोग क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। धनात्मक क्या लिखेंगे, यानी धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना, दूसरा हो जाए संख्याओं की अपरिमितता सिद्ध करना। यानी कि इसी से हम सिद्ध कर पाएंगे कौन सी संख्या परमेय कौन सी अपरमेय। संख्याओं की अपरिमितता सिद्ध करना। और एक क्वेश्चन आपका आता भी है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक परमेय संख्या, √3 एक अपरमेय संख्या, ऐसे क्वेश्चन इसका आता है, वो आपको करना भी होता है, 5 नंबर का आता है। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा देख लेते हैं। बस लास्ट 2 परिभाषाएं और बची, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब देखिए अपने लोग देखते हैं एलसीएम की परिभाषा, यानी लासापा लघुत्तम समापवर्त।
जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एलसीएम, आप इसे शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम के रूप में देखेंगे, यानी एलसीएम लिखा होता है, क्या कहें। और एक क्वेश्चन आता है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, क्या कहेंगे, एलसीएम कहेंगे। वह छोटी से छोटी, यानी देखिए लिस्ट, छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल, नाम से स्पष्ट है, छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित तो क्या कहेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, पूर्णतया विभाजित हो, तो उसे एलसीएम कहते हैं, तो उसे एलसीएम कहते हैं। अब जैसे करके आप देखेंगे, उदाहरण आप लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे दो संख्याओं 36 और 24 के लिए, दो संख्याओं 36 और 24 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं 24 36 का एलसीएम ज्ञात करना। अब देखिए अपने लोग 24 का मल्टीपल लिखे, यानी 24 का समावर अपवर्त है, इसे हम बोलते हैं गुणनखंड, सॉरी गुणज हो जाएगा, गुणज मल्टीपल, यानी हो जाएगा 24, फिर 24 दूनी 48, फिर आएगा 24 तिया 72, फिर 24 चक्कू 96, फिर 24 पंजे 120, फिर उसके बाद 144, ऐसे बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। सेम 36 का अपवर्त लिखेंगे, 36 का नहीं गुणज, मल्टीपल होगी, 36 हो जाएगा, फिर 72 हो जाएगा, 36 36 दूनी 72, फिर 108 हो जाएगा, फिर इसके बाद 144 हो जाएगा, एक 144 के बाद फिर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 180 आ जाएगा, फिर 216 आ जाएगा। यानी आप देखो सबसे छोटा कौन सा है, देखिए बड़ा तो और भी होगा, सबसे छोटा कौन सा है, 72, ये और ये 72 एक सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित, यानी इन दोनों संख्याओं से कट जाएगा। 72 को 24 से काटो तब भी कट जाएगा, 72 को 36 से काटो, सबसे छोटा नंबर है। इससे बड़े और भी तो होंगे, देखो और बड़ा कौन सा, 144 भी है, बड़े होंगे, लेकिन सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 72, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एलसीएम। ठीक है, अतः करके लिखो, अतः एलसीएम ऑफ 24 और 36 का कितना होगा, 72।
इसको कर लीजिए। फिर अब ऐसे अपने लोग HCF की परिभाषा, अगर आपको अच्छे से परिभाषा लगी हो बढ़िया से बताइएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। इसको कर लीजिएगा, यानी 72। अगर कुछ नया मिला हो तो इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग HCF की परिभाषा देखते हैं। अरे इसमें यह हो लीजिए, अतः 72 सबसे छोटी संख्या है जो 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित है, जो 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित है। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग आगे करते हैं। अब देखिए हम लोग समझते हैं HCF की परिभाषा, यानी कि LCM को अच्छे से समझ लिया आप। HCF मासापा यानी महत्तम समापरिवर्तक। समा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग कहेंगे इसे शॉर्ट फॉर्म HCF। इसकी परिभाषा हो जाएगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे तो उसे क्या कहेंगे, HCF। लिख के देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, विभाजित करे तो उसे HCF कहते हैं। तो उसे HCF कहते हैं। उदाहरण देख लो, जैसे 24 और 36 का HCF ज्ञात करना। जैसे 24 और 36 24 और 36 का HCF ज्ञात करना, यानी देखिए अब 24 के गुणनखंड लिखेंगे। कितना हो जाएगा, 24 का 24 हो जाएगा, फिर 1 2, फिर 3 जाएगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा नहीं, 6 हो जाएगा, 6 चौक 24, फिर 7 से कटेगा नहीं, 8 हो जाएगा, 8 3 24, और 9 जाएगा नहीं, 10 जाएगा नहीं, 11 जाएगा नहीं, 12 13 जाएगा नहीं, 14 जाएगा नहीं, फिर कितना हो जाएगा, 24। ऐसे 36 के गुणनखंड देखेंगे। 36 के गुणनखंड कितना होगा, 1 2, फिर 3 होगा नहीं, 4 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, हाँ 3 भी हो जाएगा, फिर 4 भी हो जाएगा, फिर इसके बाद 5 भी हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8
8 नहीं होगा, 9 चौक 36, फिर 10 11 12 3 36, फिर इसके बाद 12 13 14 14 कितना नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 16 17 18 हो जाएगा, फिर 19 होगा नहीं, फिर सीधे 36 होगा। अब देखो इन सब में तो छोटा और है, बड़ा कौन सा है? बड़ा सिर्फ कितना है? 12। अतः 24, अतः करके लिख लो, अतः HCF ऑफ 24 और 36 का HCF कितना हो जाएगा? 12। अतः 12 सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है जो 24 और 36 को पूर्णतः विभाजित करती है। देखो 12 से काटेंगे तब भी कट जाएगा, और 36 से काटेंगे, 12 36 बार, जो 24 और 36 को पूर्णतः, जो 24 36 को पूर्णतः विभाजित करती है, यानी पूरी तरह से विभाजित करती है, पूर्णतः विभाजित करती है। अब आपके पहले चैप्टर की थ्योरी पूरी हो गई है, पूरी। अब सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, पूरे चैप्टर की थ्योरी करा दी। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहां तक साथ बनाए रखने के लिए। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।